हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का 12 का सिलेबस वेपर प्रेशर स्टार्ट करेंगे। आई एम वीर सेन कुमार एंड दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। तो चलिए हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर का वेपर प्रेशर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 12 क्लास का टॉपिक है वेपर प्रेशर वाष्प दाब। वेपर प्रेशर वाष्प दाब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैन से सोना है तो आँख खोल के जागते रहिए, ठीक है, क्योंकि 12 चैप्टर का वेपर प्रेशर टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे होता है, तो उसके विषय में जानेंगे। तो हम लोग कुछ टॉपिक जानेंगे प्रीवियस वाला। इवापोरेशन। इवापोरेशन किसको बोलते हैं? इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर कन्वर्ट होता है किसमें? वेपर में। वाटर किसमें कन्वर्ट कर जाता है? वेपर में। जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो जिस प्रोसेस से ये होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवापोरेशन बोलते हैं। एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस? कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? इस कंडेंसेशन में वेपर कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। वेपर किस पे कन्वर्ट होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। एक दो और टर्म जानना होगा हम लोग को। हम लोग जाने कि द प्रोसेस बाय विच वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। द प्रोसेस बाय विच वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन या कन्वर्टेड टू। यहां भी क्या लिखेंगे? कन्वर्टेड टू वेपर। अब एक दो तीन और कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस चीज की आवश्यकता होगी। ओपन सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और अमाउंट का एक्सचेंजमेंट नहीं होता है, उसी को हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंजमेंट नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं कि जिसमें एक्सचेंजमेंट होगा वो आपका ओपन सिस्टम होगा। तो हियर एक्सचेंजमेंट ऑफ हीट एंड amount of substance through boundary between system and surroundings। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच बाउंड्री के द्वारा हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंजमेंट अगर होता है तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। एक सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम होता है, उसको जानते हैं कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंजमेंट ऑफ हीट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू बाउंड्री बिटवीन बाउंड्री एंड सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। तो लिख सकते हैं, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं सिंपली। एक्सचेंजमेंट ऑफ हीट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस through boundary between system and surroundings
यानी नो एक्सचेंजमेंट। अगर हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंजमेंट बाउंड्री के द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच होता है तो उसको हम लोग ओपन सिस्टम बोलते हैं। और हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एक्सचेंजमेंट बाउंड्री के द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में नहीं होता है तो वो कैसा सिस्टम होता है? हमारा क्लोज सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है? क्लोज सिस्टम होता है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं, लिखिएगा इसको। इवापोरेशन, वाटर कन्वर्टेड टू वेपर, कंडेंसेशन, वेपर कन्वर्टेड टू वाटर, ओपन सिस्टम, जहां बाउंड्री के द्वारा हीट और अमाउंट का एक्सचेंजमेंट सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच संभव हो उसको हम लोग खुला ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्लोज सिस्टम, जहां हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाउंड्री के द्वारा सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज नहीं करता हो, उसका आवागमन नहीं हो, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आता हो, तो उसको हम लोग क्लोज सिस्टम बोलते हैं। इसको समझते हैं। मिटा दे। जैसे इसको समझते हैं, कोई कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में अंदर जो कुछ भी रखा गया है वो सारे, अगर इसको हम क्लोज कर दें, सील कर दें, और इस पे जो रखा गया है सब्सटेंस, अंदर का जो भी इन्वायरमेंट है वो सिस्टम होगा। ये जो कंटेनर का पोर्शन है जिससे ये ढका हुआ है इसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं, सीमा जिसको कहा जाता है। और बाहरी एटमॉस्फेयर, बाहर का जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इस कंटेनर के बाहर, वो आपका क्या होता है? सराउंडिंग्स होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, समझ में आएगा। जैसे इस क्लासरूम में जहां हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्लासरूम हमारा सिस्टम है। तो यहाँ पर वही कुछ होगा जो हम चाहेंगे। क्लासरूम का वॉल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वॉल आपका बाउंड्री है, और क्लासरूम के बाहर का जो भी कुछ है वो क्या है? सराउंडिंग्स है। ठीक है, तो पार्टीशन एक्सचेंजमेंट बाउंड्री के थ्रू होता है, ये समझ गए। अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहते हैं वेपर प्रेशर। मिटा दे। अब हम लोग वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे। पहले ओपन सिस्टम देखते हैं। इन ओपन सिस्टम ध्यान से समझिएगा क्या होता है, वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे होगा उसको पहले समझा रहे हैं। ओपन सिस्टम के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन इफ वी टेक some amount of if we take some amount of water in a container, then after some interval of time liquid, यहाँ पर वाटर लिए हैं तो वाटर का अमाउंट डिक्रीज कर जाता है। अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस। वाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ वी टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए कंटेनर, अगर कुछ पानी को किसी बर्तन में लिया जाता है तो कुछ समय के बाद पानी जो है वो कंटेनर में घट जाता है। ऐसा क्यों होता है वही चीज में बताया गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि हम एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में क्या करेंगे, इस कंटेनर के अंदर कुछ अमाउंट तक मॉलिक्यूल्स को डालेंगे
जो ऊपर डाल रहे हैं, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे भी अंदर में ये सब डाल देते हैं। ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स जो है, ये मॉलिक्यूल्स को हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो सतह पर पाया जाता है वो सरफेस मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, और जो नीचे पाया गया है इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बल्क और हैवी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बल्क और हैवी मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब देखिए, बल्क और हैवी और सरफेस मॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं? देखिए कि ये मॉलिक्यूल्स, ये भी आपको मॉलिक्यूल्स जो थे वो सरफेस के अंदर थे, इसके पास कुछ एनर्जी ज्यादा आया, इसके कारण डिचिक 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 इसको क्या किया, डैमेज किया, और डैमेज करके पीछे छोड़ते हुए क्या निकला, ऊपर निकल गया। तो ऊपर निकला हुआ मॉलिक्यूल्स जो होगा, ये इवापोरेट जब करेगा तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स ही करेगा। ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स क्यों करेगा? क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसके पास एनर्जी ज्यादा होता है। क्या सब होता है अभी हम समझाते हैं। जैसे इसमें जो नीचे मॉलिक्यूल्स है, इसमें सब तरफ से इसको फोर्स लगेगा, सब तरफ से इसमें क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो है उसको केवल नीचे से, केवल कहां से, केवल नीचे से फोर्स लगते हैं। तो इसके कंपैरिजन में नीचे वाले बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होता है उस पे फोर्स जो लगता है वो कम लगता है, और इसका काइनेटिक एनर्जी जो दोनों के बीच में कंपेयर हम देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम कुछ पॉइंट बताते हैं कि सरफेस मॉलिक्यूल्स have more kinetic energy than bulk molecules। बल्क मॉलिक्यूल्स के अपेक्षा सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक्सपीरियंस लेस फोर्स in comparison with bulk molecules। कौन सा मॉलिक्यूल्स? बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स के तुलना में सरफेस मॉलिक्यूल्स जो है उस पर कम बल लगता है। और तीसरा पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें होगा क्या वो देखिएगा। कहता है कि हम कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं कि ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ पानी को लिया गया। ये कैसा कंटेनर है? तो ओपन कंटेनर है, खुला कंटेनर है। और खुला कंटेनर में हम क्या लिए हैं? पानी को लिए हैं। तो खुला कंटेनर में जब पानी को लीजिएगा तो पानी के जो ऊपर में मॉलिक्यूल्स हैं उसको सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को क्या किया कि काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा होता है, जैसे हम ऑर्बिट में भी पढ़े हैं कि जब एनर्जी अधिक होता है तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल उसी सिस्टम से यहाँ पर भी क्या होता है कि आपके बल्क मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाता है, एनर्जी होने के कारण ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स का। और यहाँ पर फोर्स सब तरफ से लगता है और ऊपर फोर्स केवल नीचे से लगता है। तो इसके कंपैरिजन में इस पर फोर्स क्या होता है? कम लगता है। और उसी के कारण क्या होता है कि ड्यू टू इवापोरेशन ये मॉलिक्यूल्स, चूंकि बर्तन जो है खुला हुआ है, इवापोरेट कर जाते हैं। तो लिख सकते हैं these molecules यानी कौन सा मॉलिक्यूल? सरफेस मॉलिक्यूल्स escapes due to evaporation, यानी इसके कारण क्या हुआ? सरफेस मॉलिक्यूल्स इवापोरेट कर गया। जब सरफेस मॉलिक्यूल से इवापोरेट किया तो पानी का अमाउंट क्या हो जाएगा? ऑलरेडी कम जाएगा। इसी के आधार पर तो ये किसमें होता है? ओपन सिस्टम में। तो ओपन सिस्टम में जब वाटर कन्वर्ट किया वेपर में, वो भी इवापोरेट कर गया। जब इवापोरेट कर गया तो वेपर प्रेशर का निर्माण नहीं हुआ, जब नहीं हुआ तो होगा कब वो देखते हैं। तो दूसरा हम क्लोज कंटेनर का चर्चा करते हैं। लिखिएगा, लिख लिए, मिटाते हैं। दूसरा बहुत चीज इसमें से नहीं मिटाएंगे, देखिएगा क्या सब। ये आपका ये ओपन सिस्टम को हम किस में बदल देते हैं? क्लोज सिस्टम में बदल देते हैं। किसमें? क्लोज सिस्टम में। अब इफ वी टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए कंटेनर, इन ए ओपन कंटेनर था, अब हम लोग क्लोज कंटेनर कर लिए।
then after some interval of time the amount of water not decrease, amount of water is same, वाटर का अमाउंट कितना है, सेम। ऐसा क्यों हुआ, अब पानी यहाँ पर नहीं घट रहा है, क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि हम क्या किए, इसको बंद कर दिए। ध्यान से समझिएगा, इस कंटेनर को क्लोज कर दिया, अभी ओपन कंटेनर किसमें बदल गया, क्लोज कंटेनर में बदल गया, यानी बंद डब्बा हो गया। अब क्लोज कंटेनर में बदल गया तो इससे पहले इसके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो बल्क मॉलिक्यूल्स है इसके कंपैरिजन में काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा था। जब काइनेटिक एनर्जी इसका ज्यादा था और इसके कंपैरिजन में इस पर फोर्स कम लग रहा था तो ये मॉलिक्यूल्स क्या किए, इवापोरेट किए। क्या किए, इवापोरेट किए। क्या किए, इवापोरेट किए। जब इवापोरेट किए यानी वेपर के फॉर्म में आए, वेपर यहाँ से बाहर निकल नहीं सकता है तो यहाँ पर दो क्रिया एक साथ होगा। एक आपका प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ये आपका ऊपर की ओर जो प्रोसेस होगा ये आपका इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन, ये प्रोसेस आपका जो ऊपर की ओर होगा ये क्या होगा, इवापोरेशन होगा। नीचे से ऊपर की ओर इवापोरेशन की क्रिया होगी और ऊपर से नीचे की ओर क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो एट द सेम टाइम जब क्लोज कंटेनर होगा तो एट द सेम टाइम क्लोज कंटेनर में एट द सेम टाइम दो प्रोसेस होता है साइमल्टेनियस, एक ही बार दो प्रोसेस होगा। एक आपका क्या हो जाएगा कि वाटर जो है वो किस में बदल जाएगा, वेपर में, ड्यू टू इवापोरेशन। इवापोरेशन से वाटर किस में चेंज कर जाएगा, वेपर में चेंज कर जाएगा। दूसरा क्या होगा कि आपका वेपर जो है वो कंडेंस करके कंडेंसेशन प्रोसेस से किस में चेंज कर जाएगा, वाटर में चेंज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से वेपर किस में चेंज कर जाएगा, वाटर में चेंज करेगा। दोनों जब एक साथ होगा यानी यहाँ वाटर वेपर में भी कन्वर्ट कर रहा है और वेपर कन्वर्ट होकर कंडेंसेशन से वाटर में भी आ रहा है, तो यहाँ पर एक स्टेज आता है, याद आया कौन सा स्टेज, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। कैसा कंडीशन आएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा। और इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है और वेपर प्रेशर का भी निर्माण किसमें होगा, क्लोज कंटेनर में। अब क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स थे वो सरफेस मॉलिक्यूल्स जब इवापोरेट किया तो इवापोरेट करके वो इससे पहले ओपन था तो बाहर निकल गया था। अब ये ऊपर गया लेकिन ऊपर से तो कंटेनर सील्ड है तो बाहर नहीं निकल पाया, तो वही वेपर जो इवापोरेट करके वेपर में कन्वर्ट हुआ वही कंडेंस होकर नीचे आया। तो उस वेपर के कारण, किसके, ये जो वेपर दिखाई दे रहा है, इस वेपर के कारण सरफेस के मॉलिक्यूल्स पे जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसी प्रेशर को हम लोग कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इसको मिटा दें, इसलिए इसको मिटाते हैं फिर वेपर प्रेशर दिखाते हैं क्या हुआ। तो वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे हुआ जान गए आप लोग। तो एट द सेम टाइम ये प्रोसेस हुआ तो द प्रेशर exerted by the vapors on the above surface of liquid is called vapor pressure। तो क्या हो गया, इससे किसका निर्माण हुआ, वेपर प्रेशर का निर्माण हुआ। ये वेपर जो बाहर नहीं निकल पाया, यही वेपर लिक्विड के ऊपरी सतह पर, जैसे यहाँ से कोई चीज ऊपर जा रहा है, ये ऊपर एनर्जी के साथ जा रहा है, ऊपर नहीं निकलने देगा तो ऊपर से टकराएगा, फिर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो नीचे इस सतह से टकराएगा, तो जैसे ही इस पर टकराएगा वैसे ही क्या बनेगा, प्रेशर बनाएगा। तो वैसे ही वेपर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जैसे ही उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिला तो फिर नीचे आया और कहाँ से टकराया, इसके सतह से, तो उससे प्रेशर एक्सर्ट हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। कुछ नोट का पॉइंट है जो आपको बताते हैं क्या सब है, वो नोटेबल पॉइंट याद रखिएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर में होता है। क्लोज कंटेनर, नीचे वाला मिटा दें, इवापोरेशन वेपर, ये वाला इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें होता है, क्लोज कंटेनर। हमेशा क्लोज कंटेनर
में होता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज कंटेनर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में होगा। और दूसरा पॉइंट, वेपर प्रेशर का निर्माण, वेपर प्रेशर ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज कंटेनर। वेपर प्रेशर भी कहां बनेगा? हमेशा क्लोज कंटेनर में ही बनेगा। तो क्लोज कंटेनर में इक्विलिब्रियम का केस आया, इक्विलिब्रियम का केस आने के बाद वहीं पर किसका निर्माण हुआ? वेपर प्रेशर का निर्माण हुआ। तो समझ गए होंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब वेपर प्रेशर जान गए तो अब मिटा दे। मिट जा। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा वेपर प्रेशर प्रभावित होता है। तो टॉपिक डालते हैं हेडिंग फैक्टर्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। तो पहला, shape and size of container doesn't affect वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों? शेप और साइज होता है, बहुत बार ऐसे केस देखने को मिलते हैं, बच्चे बोलते भी हैं कि सर शेप को बढ़ा देंगे तो जल्दी से इवापोरेट कर जाएगा कोई भी सब्सटेंस। शेप छोटा होता है, बाल्टी में पानी रखे, डब्बा में पानी रखे, बाल्टी का पानी तेजी से इवापोरेट कर जाता है, इसका पानी तो तेजी से इवापोरेट कर गया, उससे मतलब नहीं है। जब कभी हम वेपर प्रेशर निकालते हैं तो पर यूनिट सरफेस एरिया निकालते हैं। जब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो वहां पर यूनिट सरफेस एरिया जो है उसका वो भी बढ़ रहा है। तो अमाउंट जो होगा वेपर प्रेशर पर यूनिट सरफेस एरिया, चाहे वो छोटा स्पेस हो कंटेनर का सरफेस एरिया या बड़ा हो, दोनों का क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो कंटेनर के शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर डज नॉट इफेक्ट वेपर प्रेशर, डज नॉट इफेक्ट शेप एंड साइज, या फिर लिख सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर वेपर प्रेशर को प्रभावित नहीं करता। ये पहला पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेचर ऑफ सब्सटेंस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है मुख्य रूप से। नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर जो है वो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सब्सटेंस, यहाँ हम अभी लिक्विड का चर्चा कर रहे हैं, आगे हम और चर्चा करेंगे, अलग अलग केस पढ़ेंगे। तो नेचर ऑफ लिक्विड या नेचर ऑफ सब्सटेंस जो सॉल्यूशन में उपस्थित है उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। इसको हम एक दो एग्जांपल से समझाते हैं, फिर समझ में आएगा। एक एग्जांपल देखिए, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। H2O वाटर और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लेते हैं। अब इसमें वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा या वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होगा? बताइए किसका ज्यादा होगा वेपर प्रेशर? अब देखिए, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का। बहुत ही मजबूत बंधन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण क्या? H2O। एक मॉलिक्यूल्स किसके? H2O के। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, एक मॉलिक्यूल्स H2O के कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। एक मॉलिक्यूल्स H2O का 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहा है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रहा है एक H2O मॉलिक्यूल्स, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है इससे पहले भी बताए हैं। एक ये मॉलिक्यूल्स है, दूसरा ये मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाएगा। और ये मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल से, सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है? हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। एक ही मॉलिक्यूल्स का, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, दोनों के बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे और वहां पर इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर CCl4 में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? वीक हो जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर
फोर्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। तो इसका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो कम इवापोरेट करेगा, जिसका वीक होगा वो अधिक इवापोरेट करेगा। इसका मतलब कि पी नॉट किसका, इवापोरेशन इसका अधिक होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल CCl4 का दूसरे मॉलिक्यूल्स को लूजली बांधे हुए है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। तो पी नॉट CCl4 ग्रेटर देन पी नॉट क्या, H2O, क्योंकि फोर्स इसका ज्यादा है इसका कम है, तो जिसका फोर्स कम होगा उसमें वेपर प्रेशर अधिक बनेंगे और जिसमें का ज्यादा होगा उसमें कम बनेगा। तो पी नॉट का मतलब होता है पी नॉट ए कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, ध्यान रखिएगा लिक्विड ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो यहाँ पी नॉट किसका, CCl4 का, इससे अधिक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो जनरली बहुत सारे इस्तेमाल में आने वाले एग्जांपल है ये सब। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O और C2H5OH, मीथेनॉल या इथेनॉल ले लीजिए। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल से H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ H बॉन्ड, H बॉन्ड इसमें अधिक होगा। और इसमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ H बॉन्ड, H बॉन्ड इसमें क्या होगा, कम होगा। तो बॉन्ड इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें कम है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। इसका मतलब इसमें जो फोर्स होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA किसका, C2H5OH, C2H5OH, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो H2O की अपेक्षा, FOA का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ लिख देते हैं, इसका मतलब हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ये। और ये H2O की अपेक्षा कम होगा, तो जिसका फोर्स कम होगा उसके प्रेशर क्या होंगे, जिसका फोर्स कम होगा वो तेजी से इवापोरेट करेगा, इवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो पी नॉट किसका, इथेनॉल C2H5OH का अधिक होगा, किससे, पी नॉट H2O से। फोर्स उसका ज्यादा था तो वेपर प्रेशर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। समझ में आया, ये दो एग्जांपल समझ गए, मिटा दे। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, मिटाते हैं इसको। नेचर ऑफ लिक्विड बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन के तौर पर इसको दिखा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है उसको देखिएगा। एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि ऐसा ही हम कोई एग्जांपल लिए, जैसे एक बार ले लेते हैं इथेनॉल C2H5OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप कितना है, OH ग्रुप का संख्या 1 है, मोनोहाइड्रिक है। अब हम लोग क्या करते हैं, डाइहाइड्रिक ले लेते हैं। जैसे डाइहाइड्रिक में हम ऐसे ले सकते हैं CH2OH, CH2OH ये ले लिए, ठीक है। इसका नाम इथेनॉल ग्लाइकॉल ग्लाइसेरॉल होता है। यहाँ पर CH2OH, CHOH, यहाँ पर भी क्या CH2OH ये लिए। अब ये तीनों में बोलेगा, तीनों का नेचर देखेंगे, इसमें OH एक तो है, इसमें 2 ठो है, इसमें 3 ठो है, ऐसे ऐसे OH अगर बढ़ाते रहते हैं। सिंपल इसका इथेनॉल नाम हुआ, इसका हम लोग 1,2 इथेन डायोल भी लिखते हैं, इसका नाम 1, 2, 3 इथेनॉल। ताकि ये सब पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद अभी जो सॉल्यूशन का तो लेक्चर आएगा ही, लेकिन अभी जो ये सब नाम आप देख रहे हैं नहीं जानते होंगे या कहीं से पढ़े होंगे तो जानते होंगे, लेकिन अब इसके बाद 1 से 2 या 3 दिन में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नोमेनक्लेचर का और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो आएगा, आपको 2 से 3 दिन में आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। बहुत जल्दी अपलोड होगा ये भी वीडियो, तो वहां पर देखिएगा अल्कोहल ग्रुप का ये सब्सटेंस है, ठीक है। अब ये मीथेन इथेनॉल हो गया, इसको 1, 2 इथेन डायोल भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3 प्रोपेन ट्रायोल भी लिखते हैं हम लोग, या फिर इसका नाम इथेनॉल ग्लाइकोल और ग्लाइसेरॉल इससे लिखते हैं। अब हमको वो तो जानना नहीं है, हमको जानना क्या है कि इसमें फोर्स जो होगा वो किसका, आपका ये आपका, इसमें हम बताने क्या जा रहे थे कि आपको वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा और किसका कम होगा ये बताना है। तो इसमें फोर्स लगेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक है, यहाँ पर फोर्स लगेगा इसके बीच में, देखिएगा OH के बीच में, आगे जब जाएगा इधर तो इधर, या इस साइड से ऐसे फोर्स लगेगा इस तरफ से, यहाँ पर इसके बीच में, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है जो हम दिखा रहे हैं। आगे ऐसे अगर जुड़ेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे इस साइड से,
तो यहाँ पर जो फॉल्स लगा, यहाँ पर कितने हो गए, एक तो होगा, बहुत होगा, तो एक इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड हुए इसके कंपैरिजन में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या क्या हो गया, अधिक हो गया। इसके कंपैरिजन में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या अधिक हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें अधिक, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें अधिक हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या हुआ, उसके कंपैरिजन में कम हुआ, और इसमें उससे भी कम हुआ। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम हुआ, तो सबसे कम किसमें हुआ, तो इसमें। इसका मतलब पी नॉट किसका, इथेनॉल का, पी नॉट ऊपर वाले का, पी नॉट C2H5OH का अधिक होगा किसके अपेक्षा, पी नॉट किसके अपेक्षा, CH2OH इसके कंपैरिजन में, और पी नॉट किसका, CH2OH एंड सो ऑन, ऐसे जो होगा। तो इसका वेपर प्रेशर सबसे अधिक, क्योंकि बॉन्ड इसमें कमजोर था तो तेजी से इवापोरेट किया, उससे अधिक इसमें, और उससे कम, इससे कम इसमें, और इससे कम इसमें। तो ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि वेपर प्रेशर किसका अधिक होगा और किसका कम होगा। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। आ गया समझ में? चलिए मिटा दे। अब देखिएगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस जब चेंज करेगा तो उसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस हम डिवाइड कर सकते हैं किसको, सब्सटेंस को, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सब्सटेंस या ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर के आधार पर अभी आपने देखा कि वेपर प्रेशर अलग अलग होते हैं, तो किस प्रकार के सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अधिक होगा, किस प्रकार के सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कम होगा। तो हम सब्सटेंस को डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा। सब्सटेंसेस जो हैं उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका जो होता है वो आपका किस नेचर का होगा, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब उड़नशील पदार्थ, जो आसानी से इवापोरेट कर जाए, यानी उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा तो उसके वेपर प्रेशर का मान 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। नॉन वोलेटाइल यानी जो इवापोरेट नहीं होगा, उड़नशील पदार्थ नहीं होगा, तो उसके पी नॉट का मान जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इवापोरेशन होगा नहीं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नॉट टेंडेंसी टू इवापोरेट, हैव नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, हैव नो टेंडेंसी टू इवापोरेट। इवापोरेट होने की टेंडेंसी इसमें नहीं होती है। तो एक इवापोरेट नहीं होगा और दूसरा क्या होगा, इवापोरेट होगा। इसमें बहुत ज्यादा पार्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस देखेंगे जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है हमारे सिलेबस पे इस चैप्टर में। वैसे कुछ एग्जांपल हम दोनों का बताते हैं जिसका अधिक से अधिक इस्तेमाल हम किए हैं इस चैप्टर में और होता भी है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं क्या, वोलेटाइल सब्सटेंस है तो इसका एग्जांपल अभी भी बताएं, H2O, ठीक है। वोलेटाइल्स है यानी तेजी से इवापोरेट करने वाला सब्सटेंस है, यानी हो जाएगा, इवापोरेशन होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, कम हो अधिक हो। इथेनॉल हो गया, CH3OH हो गया, मीथेनॉल हुआ, इथेनॉल C2H5OH लिख सकते हैं, बेंजीन C6H6 लिख सकते हैं, टॉलिन C6H5CH3 etc। ये सब ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो वोलेटाइल सब्सटेंस के हैं। और जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो इवापोरेट नहीं होता है, मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में ये सॉलिड होता है और सॉलिड के फॉर्म में अधिकांश हम इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड होते हैं, जिसका काफी इस्तेमाल है, जिसका यूज भी हम बहुत जगह करेंगे। तो वो सब्सटेंस क्या है उसको हम दिखाते हैं, जरा सा देखिएगा। इसमें आपका मुख्य रूप से सॉलिड में क्या आता है, यूरिया इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब इस्तेमाल हम लोग करेंगे, खूब करेंगे, तेजी से करेंगे। तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं NH2, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स की आवश्यकता होगी, मोल कॉन्सेप्ट का इसमें यूज है, तो मोलर मास की आवश्यकता होगी, तो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, एटॉमिक मास निकालेंगे, NH2CO NH2, इसके मॉलिक्यूलर मास को रिमाइंड करके रखिएगा दिमाग में, कितना 60 होता है। इसका लिखिएगा C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर मास 180 हो जाएगा। और इसका सुक्रोज क्या लिखिएगा, तो C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर मास
342। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल देखें। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, तो वोलेटाइल को वोलेटाइल से मिलाएंगे तो वहां सॉल्यूशन बनेगा, तो उस केस में क्या सब होगा वो देखेंगे। नॉन वोलेटाइल जब नॉन वोलेटाइल से मिलेगा, नॉन वोलेटाइल कहते हैं, वोलेटाइल जब नॉन वोलेटाइल से मिलेगा तो एक तो इसके वोलेटाइल को वोलेटाइल के साथ मिलाएंगे, वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल के साथ मिलाएंगे, और वहां क्या सब फीचर्स होगा सॉल्यूशन का वो हम देखेंगे और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। फिलहाल एक और प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर भी वेपर प्रेशर को क्या करता है, प्रभावित करता है। वो कैसे करता है वो देखिए। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। टेम्परेचर जब बढ़ेगा किसी भी सब्सटेंस का तो उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना यानी इवापोरेशन बढ़ेगा उसका। इवापोरेशन क्या हो जाएगा उसका, वेपोराइजेशन या इवापोरेशन जो बोलिए, तो इवापोरेशन बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ना यानी इवापोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही इवापोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर वेपर प्रेशर के सीधा समानुपाती है। सीधा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहने का मतलब बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये नहीं जैसे इसके डायग्राम को दिखाते हैं। आप बहुत जगह देखते हैं और बहुत जगह बता भी दिया जाता है, जैसे एक तरफ हम ले रहे हैं टेम्परेचर और दूसरी तरफ ले रहे हैं वेपर प्रेशर, कहीं भी ले सकते हैं, ऊपर वेपर प्रेशर नीचे टेम्परेचर। तो जैसे ही हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो बहुत जगह ऐसे दिखा दिया है, ऐसे नहीं। डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि जितने अमाउंट से ये बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शनल सही अमाउंट से इतना, अगर 2 यूनिट बढ़ा तो 2 यूनिट भी 3 यूनिट, ऐसा नहीं, बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बढ़ता नहीं है, लेकिन उसका प्रोपोर्शनल जो होता है वो थोड़ा सा अल्टरेशन होता है, डायरेक्टली सीधा नहीं होता है फिक्स अमाउंट पे। तो ये हम लोगों ने जाना कि नेचर ऑफ सब्सटेंस शेप एंड साइज पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, लिक्विड के नेचर को देखें, बहुत सारे एग्जांपल को देखें, एक टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग इसके बाद आगे जो लेक्चर हम लोग देखेंगे, यहीं पे खत्म करते हैं इसको। आगे जो लेक्चर हम देखेंगे उसमें क्या करेंगे, ये जो सब्सटेंस है इससे हम लोग सॉल्यूशन का निर्माण करवाएंगे। वहां पर एक बार वोलेटाइल को वोलेटाइल यानी नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल था, वोलेटाइल को वोलेटाइल के साथ मिला देंगे। ठीक है, वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल के साथ मिला देंगे और अलग अलग सॉल्यूशन जब बनेगा तो उसके वेपर प्रेशर क्या आएंगे और उससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़िए, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।